आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज कवर करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसका फर्स्ट पार्ट कवर कराया जा चुका है जिसमें 4 क्वेश्चन कराया गया था जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रवाद क्या है? बताइए, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है। ठीक है ना। जो राष्ट्रवाद होता है यह किसी भी प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले व्याप्त भावना को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है, जो उनमें परस्पर प्रेम और एकल को स्थापित करती है, यानी कि लोगों में एकजुटता बनाए रखती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पुनर्जागरण का परिणाम है। ठीक है ना। जो यह राष्ट्रवाद की भावना है तो यह राजनीतिक पुनर्जागरण का एक भाव है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, मेटरनिख युग क्या है? बताइए, मेटरनिख युग क्या है? ऑस्ट्रेलिया के चांसलर के रूप में मेटरनिख ने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया। जो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे मेटरनिख, इन्होंने 1815 से 1848 ईस्वी तक वहाँ शासन किए। शासनकाल के दौरान उसने यूरोप की राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इस काल विधि को मेटरनिख युग कहा जाने लगा। ठीक है ना। मेटरनिख जो कि ऑस्ट्रेलिया के चांसलर था, जो कि अपना शासनकाल 1815 से 1848 ईस्वी तक चलाया। इन्होंने इस प्रकार अपनी भूमिका निभाई थी जिस कारण इस युग को मेटरनिख युग कहा जाने लगा। तो आपको बस इतना लिख देना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? बताइए, जो फ्रांस की जुलाई क्रांति हुई थी 1830 में, तो इसका फ्रांस की शासन पर क्या प्रभाव पड़ी थी? पहला है, चार्ल्स दसम के प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। ठीक है ना। जो चार्ल्स दसम थे इनके प्रतिक्रियावादी शासन का अंत हो गया। दूसरा, बुर्बो वंश के स्थान पर आर्यन वंश को सत्ता सौंपी गई। जो इस समय बुर्बो वंश थे तो इनके स्थान पे आर्यन वंश को सत्ता सौंप दी गई। तीसरा, इस वंश के शासक के उत्तरवादियों तथा पत्रकारों के समर्थन से सत्ता हासिल की। ठीक है ना। इन्होंने समर्थन से पत्रकारिता के अपनी सत्ता हासिल की। अंततः इन्हें तरजीह दी गई। तो आपको बस ये 3 लाइन लिख देना है कि जो फ्रांस की 1830 की क्रांति थी, इस पर फ्रांस की क्या प्रभाव पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 8, इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी? जो इटली और जर्मनी की एकीकरण हुआ था तो इसमें ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी आपको लगभग 2 से 5 को 2 या 5 मार्क्स के प्रश्न बन सकते हैं। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी बाधा थी। ठीक है ना। जो ऑस्ट्रेलिया है यह दोनों के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी। एकीकरण के पीछे मूलतः राष्ट्रवादी भावना थी और ऑस्ट्रेलिया का चांसलर मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था। जो उस समय ऑस्ट्रेलिया के चांसलर था वह मेटरनिख था, जो कि घोर प्रतिक्रियावादी था। उसने इटली तथा जर्मनी के एकीकरण हेतु होने वाले सभी आंदोलनों तथा प्रयासों को दबाया था। मेटरनिख की दमनकारी नीति के प्रतिक्रिया स्वरूप इटली तथा जर्मनी की जनता में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई। इन सभी प्रतिक्रिया को देखते हुए जो इटली और जर्मनी के जनता थे इनमें राष्ट्र भावना जगने लगी। ऑस्ट्रेलिया में मेटरनिख के पतन के बाद इटली तथा जर्मनी के लोगों ने एकीकरण के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा समाप्त हुआ। पूर्णतः भारी उत्साह के साथ एकीकरण का प्रयास किया और
अंततः उन्हें सफलता मिली। ठीक है ना। अंततः लास्ट में चलकर इटली और ऑस्ट्रेलिया का एकीकरण हो पाया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। बताइए ऐसा कैसे। विलियम प्रथम का यह दृढ़ विश्वास था कि पर्सा के सुदृढ़ राजतंत्र के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण संभव था। जो उस समय विलियम प्रथम था तो इनका विश्वास था कि पर्सा के नेतृत्व में ही जर्मन का एकीकरण हो सकता है। विलियम प्रथम राष्ट्रवादी विचारधारा का था। ठीक है ना। जो विलियम प्रथम था यह राष्ट्रवादी विचारधारा का था। उसके द्वारा जर्मनी में औद्योगिक क्रांति में तेजी लाने का आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के फलस्वरूप जर्मन राज्य एकता के सूत्र बांधते गए। जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में बाधक बना ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हेतु सुदृढ़ सैन्य शक्ति की आवश्यकता थी, जिसके लिए विलियम प्रथम हमेशा तत्पर रहा करते थे। ठीक है ना। जो विलियम प्रथम थे यह हमेशा ऑस्ट्रेलिया से लड़ने के लिए तत्पर रहा करते थे। विलियम प्रथम के उद्देश्य को ध्यान में रखकर अपने प्रशासन हेतु योग्य व्यक्तियों का चयन किया जाता था। इन्हीं के द्वारा जो योग्य व्यक्ति होते थे इनका चयन किया जाता था। इसी क्रम में उन्हें महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क का अपना चांसलर बनाया। ठीक है ना। उन्होंने जो विलियम प्रथम थे यह योग्य व्यक्ति का चयन करते थे। इसी क्रम में उन्हें बिस्मार्क मिले जिन्हें उन्होंने अपना चांसलर बनाया। विलियम प्रथम ही वह व्यक्ति था जिसने बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण जैसा महत्वपूर्ण कार्य करने का अवसर प्रदान किया। ठीक है ना। विलियम प्रथम के द्वारा ही बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण करने का प्रयास किया गया। हर कदम पर उसे समर्थन भी दिया गया, अन्यथा बिस्मार्क के लिए यह उपलब्धि हासिल कर पाना असंभव था। ठीक है ना। इस प्रकार हमने जाना कि विलियम प्रथम के बगैर जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था यह असंभव था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है। 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। ये लगभग हर वर्ष पूछे ही जाते हैं। बताइए। तो चलिए जान लेते हैं। फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी में क्रांति के पश्चात आर्य वंश के लुई फिलिप ने उत्तरवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त की। जो 1830 की क्रांति हुई थी तो इसके बाद आर्यन वंश ने इसमें अपना शासन प्रारंभ कर दिया। राजा बनने के बाद लुई फिलिप ने मताधिकार को मध्य वर्ग तक तो पहुंचा दिया, किंतु साधारण जनता को कोई लाभ नहीं मिला था। जो आर्य वंश के राजा थे लुई फिलिप, इन्होंने तो मताधिकार ला दिया परंतु वह सिर्फ मध्यम वर्ग तक ही पहुंच पाया था, जो कि साधारण जनता तक नहीं पहुंच पाई। लुई फिलिप समाज के विभिन्न वर्ग, समाजवादियों, गणतंत्रवादियों, निरंकुशवादियों आदि सभी को संतुष्ट करने की कोशिश में किसी को भी संतुष्ट नहीं कर पाए। ठीक है ना। जो लुई फिलिप थे यह चाहते थे कि सभी संतुष्ट हो जाए, लेकिन इसी प्रकार यह किसी भी प्रकार से संतुष्ट करने में असफल रहे। यद्यपि लुई फिलिप की नीतियाँ उदारवाद की ओर अग्रसर थी, किंतु वह स्वयं ऐसा नहीं था। उसने समाजवादियों के खिलाफ पूंजीपतियों का पक्ष लिया। गणतंत्रवाद के प्रति उसकी प्रतिक्रियावादी नीति तथा दमनकात्मक कार्य ने 1848 की क्रांति को जन्म दिया। ठीक है ना। जो 1848 की क्रांति हुई थी तो यह लुई फिलिप के उदारवादी नीतियों के कारण हुई थी। ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपका क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।